नमस्कार, नोएडा के ओखला बर्ड सेंचुरी मेट्रो स्टेशन से सिटी सेंटर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। मेरे ठीक पीछे आप सुपरटेक की ये चमचमाती बिल्डिंग देख सकते हैं। अब इस बिल्डिंग की जो चमक है वो फीकी पड़ सकती है। दरअसल सुपरटेक को तगड़ा झटका लगा है। सुपरटेक को एनसीएलटी ने दिवालिया घोषित कर दिया है। दिल्ली में सुपरटेक के कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, दिल्ली और एनसीआर में भी चल रहे हैं। ऐसे में करीब 25,000 लोगों पर इसका असर पड़ सकता है, जो सालों से सुपरटेक के परियोजनाओं में अपने आशियाने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए आशीष भार्गव की ये रिपोर्ट। दिल्ली से सटे नोएडा एक्सप्रेसवे पर 32 मंजिला सुपरटेक ट्विन टावर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ढाया जा रहा है, लेकिन अब रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को इससे भी बड़ा झटका लगा है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की दिल्ली बेंच ने सुपरटेक को दिवालिया घोषित कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल इस मामले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एनसीएलटी गया था और उसने याचिका दाखिल करके कहा था कि सुपरटेक की कंपनी उसका बकाया नहीं चुका रही है, इसलिए उसके खिलाफ कानून की प्रक्रिया शुरू हो और फिर उसे दिवालिया घोषित किया जाए। दरअसल सुपरटेक के दिल्ली एनसीआर में कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पर एनसीएलटी ने ये फैसला सुनाया है। बकाया का भुगतान न करने पर यह फैसला लिया गया। घर का इंतजार कर रहे करीब 25,000 लोगों पर इसका असर हो सकता है। फैसले से बरसों से घर के इंतजार में बैठे होम बायर्स की चिंता बढ़ गई है। मैंने सन 2012 में फ्लैट बुक किया था और टुकड़ों टुकड़ों में 2017 तक इनको पेमेंट किया। जब तक इनके पास पेमेंट जाती रही, इन लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया और जनवरी 17 में लास्ट स्लैब इन्होंने डाली थी। उसके बाद से काम बिल्कुल बंद पड़ा है। प्रोजेक्ट पे कोई काम नहीं हो रहा। दिखाने के लिए 10-12 पेशेंट वो लोग लगा देते हैं वहाँ, और हम लोग उनके पीछे भागते रहे कि भाई हमारा फ्लैट का कुछ कर दीजिए। इवन हम सेटलमेंट के लिए भी तैयार हुए, लेकिन वो उसके भी कुछ नहीं हुआ। वहीं सुपरटेक ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि वो एनसीएलटी के फैसले के खिलाफ एनसीएलएटी में अपील करेंगे। साथ ही ये भी कहा गया है कि इस आदेश का सुपरनोवा, ओआरबी, गोल्फ कंट्री, ह्यूज, अजेला, ई स्क्वायर वैली, बसेरा, मेट्रोपोलिस मॉल, पेंटागन मॉल, होटल्स पर कोई असर नहीं होगा। नोएडा से पूजा आर्या के साथ आशीष भार्गव की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बनाए गए। आपको बता दें, ये भव्य शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में रखा गया, जहां प्रधानमंत्री मोदी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। देखिए सौरभ शुक्ला की लखनऊ से ये रिपोर्ट। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। करीब 70,000 कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। भव्य समारोह में प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम पद पर बना सस्पेंस भी खत्म हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी केशव मौर्य को चुनाव हार जाने के बावजूद दोबारा उप मुख्यमंत्री बनाया गया, तो दिनेश शर्मा को हटाकर कद्दावर ब्राह्मण नेता ब्रजेश पाठक को दूसरा उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। केशव मौर्य बड़े ओबीसी नेता तो हैं ही, संगठन में भी उनकी पकड़ मजबूत है। ब्रजेश पाठक बड़े ब्राह्मण नेता हैं, लंबा राजनीतिक अनुभव है और ब्राह्मण वोट बैंक साधने में कारगर माने जाते हैं। बेबी रानी मौर्य बीजेपी का एससी चेहरा हैं, पूर्व राज्यपाल हैं। उनके जरिए बीजेपी मायावती के जाटो वोट बैंक पर नजर रखे है। एके शर्मा पूर्व नौकरशाह होने के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी के करीबी हैं। वो प्रधानमंत्री कार्यालय में काम भी कर चुके हैं। स्वतंत्र देव सिंह यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं और पार्टी का ओबीसी चेहरा हैं। आशीष पटेल अपना दल एस के कोटे से मंत्री बने हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति हैं। संजय निषाद पार्टी के प्रमुख हैं और मल्लाह जाति के बड़े नेता हैं। वहीं कई संभावित नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, जिनमें कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं। मसलन श्रीकांत शर्मा, सतीश महाना, सिद्धार्थ नाथ सिंह, मोहसिन रजा, महेंद्र सिंह और आशुतोष टंडन।
योगी की दूसरी कैबिनेट में साफ तौर पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की ज्यादा छाप दिखती है। शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद योगी ने शाम को ही कैबिनेट की बैठक बुला ली, जहां सभी मंत्रियों को आगे आने वाले 5 सालों के लिए समर्पित होकर काम करने की सलाह दी गई है। योगी की दूसरी कैबिनेट में केशव प्रसाद मौर्य को हार जाने के बावजूद उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। साथ में AK शर्मा, जो कि पूर्व नौकरशाह हैं, PM ऑफिस में काम कर चुके हैं, उनको कैबिनेट में जगह दिलाकर एक संदेश साफ कर दिया गया है कि अब भी बॉस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। और अगर हम योगी कैबिनेट की जातीय समीकरण और संरचना देखें तो साफ हो जाता है कि बीजेपी ने अभी से ही यूपी में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। सहयोगी विनीत कुमार के साथ लखनऊ में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। बीरभूम के रामपुर हाट मामले की जांच अब CBI करेगा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह फैसला लिया है। बीरभूम हिंसा में करीब 8 लोगों की मौत हो गई थी। राज्य सरकार ने बंगाल पुलिस से जांच कराने की बात कही थी, लेकिन हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की ये मांग ठुकरा दी। हाई कोर्ट ने 7 अप्रैल तक जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। CFSL और CBI टीम ने बीरभूम पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। कर्नाटक में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तेज हो गया है। आपसी भाईचारे का वजूद खतरे में है। दरअसल दक्षिणपंथी हिंदू संगठन की ओर से बीजेपी सरकार को अर्जी दी गई है कि मंदिर परिसर में जो दुकानें हिंदुओं की नहीं हैं, उन्हें हटाया जाए। देखिए निहाल किदवई की ये रिपोर्ट। जूतों की ये दुकान लंबे समय से इस मंदिर परिसर में है, लेकिन अब अचानक इसका विरोध शुरू हो गया है, क्योंकि इस दुकान का मालिक अल्पसंख्यक समुदाय से। दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों की तरफ से एक खत मजुरई विभाग को दिया गया है, जिसमें मांग की गई है कि मंदिर परिसर में गैर हिंदुओं को किराए पर दुकान न दी जाए। इससे माहौल बिगड़ रहा है और सत्तारूढ़ बीजेपी के मंत्री और विधायक इसको शह दे रहे हैं। हिंदू धर्म आप नहीं मानते हैं, भारत संविधान आप नहीं हैं, और क्या मतलब है आप हिंदू धर्म का जो पूजा स्थल पर आप व्यापार करने का क्या नैतिकता है आपका? कोई जजमेंट के विरुद्ध बंद करना क्या है? इसको सारे कर्नाटक में सपोर्ट कुछ लोग ने किया है। इस कारण से उधर कुछ जगह में अगर रिएक्शन ना आए तो इसको मत, मैं बोल रहा हूँ सिद्धरामैया जी को रिक्वेस्ट कर रहा है, इसको पॉलिटिकली मत करो। शिक्षा मंत्री कहना चाहते हैं कि हिजाब के फैसले को लेकर नाराजगी जताने के लिए मुसलमानों ने जो बंद किया था, ये उसी का नतीजा है। हिजाब और अब अल्पसंख्यकों के खिलाफ चल रही मुहिम को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। दिस इज बिगिनिंग ऑफ कर्नाटक से धार्मिक सौहार्द को खत्म करने की ये शुरुआत है। सिचुएशन दिस इज द बिगिनिंग। मसला अभी दक्षिण कन्नड़ में चल रहा है, ये संविधान के खिलाफ है, और ये जो सत्ता में जो लोग हैं उनका जो नैरेटिव है अभी सोसाइटी में है। ऑलरेडी ये जो नैरेटिव है बीजेपी सरकार की, ये ऑलरेडी एजुकेशन में आ चुकी है, अभी एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगी और फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी आ रही है। अभी बसवराज बोम्मई येडियुरप्पा की वजह से मुख्यमंत्री बने। वो बीजेपी या आरएसएस की पसंद नहीं थे और अब भी बीजेपी के अंदर उनका विरोध होता रहता है। ऐसे में बसवराज बोम्मई ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते जिससे उनके विरोधियों की संख्या विपक्ष से ज्यादा पार्टी के अंदर हो, और इसीलिए फिलहाल उन्होंने चुप्पी साध रखी है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया। सिटी सेंटर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि आखिर क्यों उद्धव ठाकरे ने कहा मुझे जेल में डालना है तो डाल दो। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। महाराष्ट्र विधानसभा में बात करते हुए उद्धव ठाकरे ने नवाब मलिक और ईडी की कार्रवाई पर बोलते हुए कहा कि मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन मेरे परिवार वालों को परेशान मत करो। अगर सत्ता में आने के लिए हमें जेल में डालना है तो डाल दो। पण एवढंच जर का तुम्हाला जीव जळत असेल तर
मला टाका तुरुंगामध्ये, मी तयार आहे. पण एक गोष्ट लक्षात घ्या, थोडंसं मग मी भावनिक बोलतो आणि हिंदुत्ववादी बोलतो. तुरुंग कोणता? आर्थर रोड, तिहार वगैरे नाही. जसं बाबरी मशिदीच्या खाली राम मंदिर होती, राम जन्मभूमी, तसं जर का कृष्ण जन्मभूमीचा शोध तुम्हाला लागला असेल, तो तुरुंग असेल ना, त्या तुरुंगात मला टाका. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का ये बयान तब आया है जब केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के कदम उनके रिश्तेदार तक पहुंच गए हैं. ईडी ने 22 मार्च को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी के भाई श्रीधर पाटणकर की थाने में तकरीबन 6.5 करोड़ की संपत्ति जब्त की. यही वजह है कि उद्धव ठाकरे राजनीतिक लड़ाई में परिवार को घसीटने का आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं. माझ्या वती जायचं ना, या ना मग. कुटुंबाशी कशाला बदनामी करताय? आम्ही कधी तुमच्या कुटुंबियांची बदनामी केली? कधी तुमच्या कुटुंबियांच्या काही भानगडी असतील आहेत असं म्हणत नाही, तर आम्ही काढण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. इस बीच ईडी ने शिवसेना को एक और झटका देते हुए विधायक प्रताप सरनाईक की तकरीबन 11 करोड़ की संपत्ति जब्त की. प्रताप सरनाईक ने कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही तो शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, हम बीजेपी को उनकी भाषा में ही जवाब देंगे. ईडी की जो भी कार्रवाई है, वो कार्रवाई को हम ईडी के अधिकारियों को सपोर्ट करेंगे. उनकी जो मन की शंका है, वो शंका का निरसन करने का मैं कर्तव्य में मेरा समझता हूं. और साथ ही में ये बात भी सही है कि न्याय व्यवस्था पे पूरा का पूरा विश्वास है. हमारे ऊपर जो भी आरोप लगाए जाएंगे, उन आरोपों का हम जवाब देंगे और उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे. अब कोई भी इस्तीफा नहीं होगा. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विरोधी दल नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर सत्ता के लिए समझौता करने का आरोप लगाया. हमको अभी तक लग रहा था कि मुख्यमंत्री जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो उनके मन में अभी भी वो आग जिंदा है जो दाऊद के खिलाफ, दाऊद के गुर्गों के खिलाफ, मुंबई के अपराधियों के खिलाफ सालों से हमारे मन में जल रही है. लेकिन आज ये बात पक्की हो गई कि सत्ता के लालच ने उस आग को बुझा दिया है. महाराष्ट्र की राजनीतिक लड़ाई ऐसे खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है कि अब मुख्यमंत्री को भी जेल जाने का डर सताने लगा है. हालांकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये साफ कर दिया है कि वो डरे नहीं है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं में दम भरने की एक कुछ और कहानी बयान कर रही है. मुंबई से कैमरामैन अशोक मालिक का सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया. साउथ की सुपरस्टार्स और बॉलीवुड के सुपरस्टार से सजी एस राजामौली की फिल्म RRR रिलीज हो चुकी है. दर्शक इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और ये उत्साह उनका सिनेमा घरों में भी देखने को मिला. आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के अन्नपूर्णा थिएटर में फिल्म थोड़ी देर में क्या शुरू हुई, लोगों ने थिएटर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया. विजयवाड़ा के अन्नपूर्णा थिएटर में किसी वजह से फिल्म की स्क्रीनिंग रुक गई, जिसके बाद लोगों ने गुस्से में आकर नेल फेंसिंग हटा दी और कई खिड़कियां तोड़ दी. ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. लोगों ने थिएटर की खिड़कियां तोड़ दी. इस दौरान वहां भगदड़ भी मच गई. मौके पर पुलिस मौजूद थी. किसी तरह स्थिति को संभाला गया. पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में भी लिया. नोएडा के ओखला बर्ड सेंचुरी मेट्रो स्टेशन से सिटी सेंटर में फिलहाल बस इतना ही. मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी अशोक महाले को दीजिए इजाजत. लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ. देखते रहिए NDTV इंडिया. नमस्कार.